जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए मेरे भाई, आप सभी डिलेड स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं आपके जीके जीएस यानी कि सोशल स्टडीज वाला क्लास। पिछला क्लास था साइंस का और होमवर्क के रूप में आपसे पूछे थे कि फल जो है उसका निर्माण फूल के किस भाग से होता है। देखिए सवाल कह रहा है कि फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर अंडाशय से बनता है। पुष्प के अंडाशय वाले भाग से फल का निर्माण होता है। सही आंसर करने वाले में से है काजल, एमडी सदिक, रिया, संस्कृति, आरती, ललिता, निकेश, ब्रिजेश, इसके अलावा रोशनी, नीतीश, तुलसी और प्रिया। एक भाई साहब हैं टिस्कोम गेमर। भाई नाम सही रखिए भाई, टिस्कोम गेमर नाम लेने में ही नहीं बनता। आप ओरिजिनल नाम आपका क्या है, नाम बताइए आप अपना, है ना। खैर चलिए अगले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट का। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन जीके जिससे कहता है कि पर्ल हार्बर जो है ये स्थित कहाँ पर है। पर्ल हार्बर, कहिएगा सर पर्ल हार्बर हमको क्यों पढ़ना चाहिए सर। वैसे तो कई सारे जगह हैं तो कितनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे भाई पर्ल हार्बर क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। क्या है, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो याद रखिएगा सबसे पहले पर्ल हार्बर है क्या, कहिएगा सर बंदरगाह। अच्छा बंदरगाह का मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर जितने भी शिप वगैरह होते हैं, पानी वाला जहाज, वो आकर के यहाँ पर रुकता है, उसी को बंदरगाह कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है पर्ल हार्बर, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। इसके अलावा इस बंदरगाह के नीचे का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है ना, यानी कि गहरे जल का, और ये एक नौसैनिक अड्डा है, यहाँ पर नौसेना का अड्डा है, ये भी आप ध्यान में रख करके चलिएगा। इसके अलावा अमेरिकी प्रशांत बेड़े का मुख्यालय भी यहाँ पे पर्ल हार्बर में स्थित है। यहाँ पर 100 से भी अधिक जहाज रुकता है मेरे भाई, 100 से भी अधिक जहाज यहाँ पर आकर के रुकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है पर्ल हार्बर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है भाई बताइए। बैंक नोट प्रेस, देखिए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या कहिएगा सर जी, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देवास कहाँ पर पड़ता है, तो कहिएगा सर एमपी में पड़ता है। इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन भी स्टूडेंट को रहता है, क्लियर करिएगा। देखिए ये बैंक नोट प्रेस है क्या, यानी कि बीएनपी, बैंक नोट प्रेस का मतलब हो गया कि बैंक में ही नोटों की छपाई होती है, उसी को कहते हैं बैंक नोट प्रेस। तो भारत में एकमात्र बैंक नोट प्रेस जो है वो कहाँ पर है, कहिएगा सर देवास, एमपी में पड़ता है। इसके अलावा नोटों की छपाई कहाँ कहाँ पे होता है हमारे देश में, तो महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ कहाँ पे मेरे भाई, महाराष्ट्र, एमएच लिखते हैं सिंपल, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक में लिख लीजिए कहीं पर, यदि आप नोट बना रहे हैं तो महाराष्ट्र के नासिक में। इसके अलावा कर्नाटक के मैसूर में। कहाँ पर मेरे भाई, कहिएगा सर कर्नाटक के मैसूर में। इसके अलावा एक जगह और याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, है ना। कहाँ पर, कहिएगा सर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के सालबोनी जगह में। कहाँ पर, सालबोनी, सालबोनी लिख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा जो नोटों की छपाई होती है हमारे देश में 3 जगह पे तो होता ही है, महाराष्ट्र के नासिक में, कर्नाटक के मैसूर में, और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के सालबोनी वाले एरिया में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा एक जगह और होता है, लेकिन वो बैंक नोट प्रेस है, यानी कि बैंकों में ही नोटों की छपाई होती है, वो देवास एमपी में पड़ता है। अच्छा एक चीज़ आपको पिछले क्लास में बताए थे, ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है, तो नोटों वाली बात होगी ना, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है उस एरिया को क्या कहते हैं, तो कहिएगा सर उसको कहते हैं हम लोग टकसाल। क्या कहते हैं, टकसाल बोलते हैं। अच्छा टकसाल कहाँ कहाँ पे है हमारे देश में, थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई ध्यान रखिएगा, हम एक पॉइंट फिर लिखवाते हैं। टकसाल कहाँ कहाँ पे है, तो कहिएगा सर एक तो सर मुंबई में है, एक कहाँ पर है, मुंबई में। इसके अलावा मेरे भाई हैदराबाद में, आप सबको एक बार और भी बताए हैं ये चीज़, है ना, हैदराबाद में। यहाँ पर फिर से बता देते हैं, लिख लीजिए। एक तो कोलकाता में पड़ता है, कहाँ पर, कहिए कोलकाता में, और एक पड़ता है यूपी के नोएडा में। ठीक है, तो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में पड़ता है टकसाल, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है। इसके अलावा जहाँ पर नोटों की ढलाई, नोटों की छपाई बोलेंगे, ढलाई नहीं बोलेंगे, तो नोटों की छपाई जहाँ पर होता है वो आपको बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो देवास है इसकी स्थापना थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बैंक नोट प्रेस की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना हो सकता है आपसे पूछ ले एग्जाम में। तो 1974 में इसकी स्थापना होती है, डेट आप हो सके तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा सवाल, कहता है जनसंख्या की दृष्टि से इन 4 बड़े राज्यों में कौन सा सही नहीं है, बताइए। मैंने जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है, तो कौन सा सर जनगणना हम पकड़ कर चलेंगे। तो अभी अगला जनगणना तो हुआ नहीं है मेरे भाई, तो 2011 के जनगणना के ही अनुसार अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 2011 के जनगणना से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य लिखिएगा। सबसे पहले नंबर पर आता है यूपी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा किसका, तो कहिएगा सर महाराष्ट्र का एमएच लिख देते हैं। इसके बाद बिहार का स्थान आता है तो बिहार लिख देते हैं, और लास्ट में वेस्ट बंगाल। यानी कि क्रमानुसार ये जो है सबसे पहले
स्थान पर यूपी है। जनसंख्या दृष्टि के मामले में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पड़ता है वेस्ट बंगाल। तो कह रहा है इनमें कौन चारों में से नहीं है बताइए। तो कहिएगा सर यूपी यूपी यूपी, सर यूपी तो मिल गया, इसके अलावा महाराष्ट्र, सर महाराष्ट्र भी मिल गया, इसके अलावा सर बिहार, बिहार भी मिल गया, सर वेस्ट बंगाल इसके बाद का होना था लेकिन वेस्ट बंगाल नहीं दे रखा है, तमिलनाडु दे रखा है। तो यही वाला आंसर हो जाएगा। बोला था कौन सा नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु जो है ये 6-7वें स्थान के आसपास आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा ये 2011 का जनगणना का आंकड़ा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करता है। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी किस स्टेट का जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितना लोग रहता है ना, निवास करता है, उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो भाई जनसंख्या घनत्व के मामले में है ना, कौन सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा? कहिएगा सर हमारा बिहार आ जाएगा। कौन आ जाएगा मेरे भाई? हमारा बिहार आ जाएगा। अच्छा, बिहार का जनसंख्या घनत्व है कितना? यदि आपसे ये आंकड़ा पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है, 1106 है ना, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये माने कि 1 किलोमीटर के दायरे में हमारे बिहार में औसतन 1106 आदमी रहता है, याद रहेगा। इसके बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल का। यूपी भले जनसंख्या में आगे है लेकिन यूपी का स्थान यहाँ पर नहीं आएगा, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल का स्थान आता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चूंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वाली बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के मामले में यदि पूछ दे कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसके पास है, तो कहिएगा सर दिल्ली के पास है ना मेरे भाई, एकदम 1 के ऊपर 1 आदमी रहता है। तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व यदि केंद्र शासित प्रदेश के मामले में पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संपूर्ण भारत का यदि जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तब क्या करिएगा, ये सारे एकदम पॉइंट वाला बात आपको बोल रहे हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व आया तो एग्जाम से रिलेटेड जनसंख्या घनत्व वाला जितना क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में वो आपको लिखवा रहे हैं। तो ये तो ध्यान रखिएगा आंकड़ा ये। इसके बाद बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल आ जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आ गया सबसे पहले स्थान पर। और ध्यान रखिएगा पूरे भारत का यदि पूछा जाए जनसंख्या घनत्व कितना है तो कहिएगा सर जी 382। कितना है मेरे भाई आंकड़े में? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूरे भारत का आंकड़ा हो गया, लेकिन बिहार का 1106। चलिएगा अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। मस्त क्वेश्चन था ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है महामना के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है महामना के नाम से। अच्छा, मदन मोहन मालवीय को ये महामना जो है उपनाम दिया किसने? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जो कि हमारे जन गण मन का रचयिता है ना, जन गण मन। तो ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको जो है ये उपाधि दिया है महामना। तो महामना के नाम से कौन जाने जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। अच्छा, मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? यानी कि BHU है ना, BHU की स्थापना किसने किया था? तो कहिएगा सर मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और कब करते हैं ये BHU की स्थापना? तो कहिएगा सर 1916 ईस्वी में करते हैं। कहाँ पर करते हैं मेरे भाई? तो कहिएगा सर वाराणसी में करते हैं। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना या संस्थापक पूछा जाए कौन है तो कहिएगा मदन मोहन मालवीय। इसको महामना के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम ये किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। BHU की स्थापना होता कब है? तो 1916 में। और कहाँ पर? तो कहिएगा सर जी वाराणसी में। तो इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, कहता है कि कार्बन कर यानी कि कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। कार्बन जो टैक्स है ये सबसे पहले किसने लगाया? तो भाई मेरे ये लगाने वाले सबसे पहला देश था, कहिएगा सर जी न्यूजीलैंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? न्यूजीलैंड। अच्छा, कब लगाया ये है ना? तो मई 2005 में। मई 2005 में ये कार्बन टैक्स जो है पूरे देश भर में लगा दिया। इससे हुआ क्या कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की जो है ना स्थिति ज़्यादा पैदा हो रही थी, ज़्यादा लोग कार्बन का उत्सर्जन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोयला, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है ना, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा था ना। तो इस वजह से जो है इस पर टैक्स लगा दिया कि कार्बन जो है, कार्बनों का उत्पादन आप है ना, कोयला का उत्पादन, उसका जलावन वगैरह ये सब कम करें। इस वजह से जो है कार्बन टैक्स इन्होंने लगा दिया। न्यूजीलैंड लगाने वाले ये पहले देश हो जाएंगे। अच्छा, कहिएगा सर भारत ने भी लगाया होगा? तो हाँ मेरे भाई, भारत ने भी कार्बन टैक्स लगाया है। और भारत कब लगाते हैं कार्बन टैक्स? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा 2010 ईस्वी में आकर के। कब? 2010 ईस्वी में कार्बन टैक्स लगाया है। ये इंडिया वाली बात हो गई, ठीक है, IND लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड सबसे पहला देश हो जाएगा, 2005 में लगाया है। भारत ने 2010 में आकर के लगाया है। अब ये अलग अलग है ना, हर एक साल या प्रत्येक साल, प्रत्येक 5 साल 10 साल में ये चेंज होते रहता है। उसका मैंने कार्बन टैक्स कितना लेना नहीं लेना है वो सरकार वाला बात है। लेकिन पहली बार भारत में लगाया गया 2010 में, लेकिन पहला देश बोला जाए तो न्यूजीलैंड 2005 में, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है ब्राजील की भाई बताइए मुद्रा का नाम क्या है? ब्राजील की मुद्रा बताइए क्या है?
ब्राजील का मुद्रा क्या हो जाएगा मेरे भाई? कहिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा ब्राजील का रियाल। ब्राजील के मुद्रा का नाम क्या है? कहिएगा सर जी रियाल है। अच्छा, रूबल किस देश की मुद्रा का नाम है? कहिएगा सर जी रूस का है। रूस का मुद्रा का नाम रूबल है। अच्छा, दिनार किसी एक देश की मुद्रा का नाम है? दिनार कई सारे देश की मुद्रा का नाम है, जैसे इराक हो गया, इराक में इराकी दिनार चलेगा, कुवैत में सर कुवैती दिनार चलेगा, इसके अलावा ट्यूनीसिया भी है, ऐसे कई सारे देश हैं, है ना। तो ट्यूनीसिया में भी ट्यूनीसियाई दिनार चलेगा। तो दिनार कई सारे देशों में चलता है। इसके अलावा बिर एक ध्यान रखिएगा, बिर किस देश की मुद्रा का नाम है? इथियोपिया। किसकी है मेरे भाई? इथियोपिया, नाम सुने होंगे ना, इथियोपिया। इथियोपिया देश की मुद्रा का नाम बिर है। दिनार कई सारे देश में मोटा मोटा आप ये ध्यान रख करके चलिए। और रूस का रूबल हो जाएगा, ब्राजील का रियाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल थोड़ा सा छोटा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है? भाई क्या मस्त क्वेश्चन, बताइएगा। महलों के शहर के नाम से किन्हें जाना जाता है? किस शहर को? बिल्कुल कहिएगा सर जी, महलों के शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कोलकाता को। यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या पड़ती है? कोलकाता। इसको महलों का शहर, या इसके अलावा एक और नाम है इसका, एक और उपनाम है, नाम नहीं बोलेंगे उपनाम बोल सकते हैं, सिटी ऑफ जॉय। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी इनको जाना जाता है, कोलकाता को, या महलों का शहर भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लखनऊ से रिलेटेड खूब अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? किसका मेरे भाई? कहिएगा सर जी नवाबों का शहर। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, महलों का शहर कोलकाता को। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रख करके चलिएगा। बाकी सिटी ऑफ जॉय भी कोलकाता को ही कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कहता है किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? बताइए तो। अच्छे समय का राजा किसको कहा जाता है भाई? बिल्कुल याद रखिएगा इसको, सिंपली विजय माल्या को। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है, इनको उपनाम मिला हुआ है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट, है ना, बताइएगा कौन थी? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, कहीं सर जी कैप्टन दुर्गा बनर्जी। दुर्गा नहीं होगा, दुर्बा होता है, ठीक है। क्या होता है? दुर्बा। हो सकता है कहीं कहीं पे आपको दुर्गा भी मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा दुर्बा बनर्जी या दुर्गा बनर्जी बोल सकते हैं। कैप्टन दुर्गा बनर्जी ये इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट थी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन हो जाएगा, ये भारतीय नहीं थी, तो प्रथम भारतीय महिला पायलट अगर पूछा जाए और पूछा भी जाता है तो ध्यान रखिएगा सरला ठकराल। कौन हो जाएगा? सरला ठकराल, याद रहेगा, सरला ठकराल, ठीक है। ये प्रथम भारतीय महिला पायलट थी इंडियन एयरलाइंस की, याद रहेगा इतना बात। एक बात और आप बस ध्यान रख करके चलिएगा, दुर्गा बनर्जी जो है ये कब इंडियन एयरलाइंस को ज्वाइन करती है? तो 1956 में। ये डेट थोड़ा सा आप हो सके तो ध्यान रख लीजिएगा। 1956 में कलकत्ता में जो है एयरलाइंस ज्वाइन करती है, इंडियन एयरलाइंस बोल सकते हैं। उस समय कलकत्ता नाम हुआ करता था। 1956 में कलकत्ता का नाम कलकत्ता हुआ करता था, अब इसका नाम कोलकाता हो गया। तो नाम में ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ है, कलकत्ता कहिए कोलकाता कहिए, बात सेम है। आइए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। यानी वह हटा दीजिए तो सीधा कहने का मतलब है कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी यहाँ पर हो जाएगा हमारा नामवर सिंह। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक इनको माना जाता है। अच्छा, इन्होंने एक रचना भी किया है, एक पत्रिका का रचना किया है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। जनयुग पत्रिका के रचनाकार, या फिर ये कहें कि है ना, ये संपादन किसने किया? तो जनयुग पत्रिका का संपादन नामवर सिंह ने ही किया है। इसके अलावा एक आलोचना नाम की भी पत्रिका इसने प्रचलित की थी, आलोचना। तो आलोचना पत्रिका के भी संपादक कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह हो जाएंगे। तो इतना बस आप ध्यान रख करके इससे रिलेटेड चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? क्या मस्त क्वेश्चन, बताइएगा। जेल का कमरा पर्यटक, क्या बात है ना, हर कोई जेल जाना चाहेगा। तो बताइएगा किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो भाई मेरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कहिएगा सर जी, वीर सावरकर का जो जेल वाला कमरा था वो एक पर्यटक स्थल से कम नहीं था। अच्छा, ये किस जेल में इसको जो है बंद किया गया था? तो मेरे भाई अंडमान निकोबार द्वीप पर, है ना, पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अब उसका नाम तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर के ही सेलुलर जेल में। किस जेल में मेरे भाई? कहिएगा सर जी सेलुलर जेल में। अच्छा, ये जो वीर सावरकर था मेरे भाई, ये कविता के रचनाकार थे, इनको कविता रचने का शौक था। तो इन्होंने जो है वहाँ पर पेन और पेपर की मांग की, लेकिन इनको पेन पेपर दिया नहीं गया। तो इन्होंने क्या किया, कांट और कंकड़ वगैरह लेकर के और दीवार पर ही, है ना, कांट और कंकड़ लेकर के दीवार पर ही कविता का रचना करने शुरू कर दिया इसने, है ना। तो ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड।
तो किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल था? वीर सावरकर, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है श्रीविजयपुर में अभी उसका नाम कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो वहाँ के सेलुलर जेल में इसको बंद किया गया था वीर सावरकर को। वहाँ पर इन्होंने कांट और कंकड़ से लेकर के कविता का रचना दीवार पर किया है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुसोलिनी का संबंध किस देश से है? बताइए, मुसोलिनी का संबंध किस देश से? तो भाई मेरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी इटली का ये पीएम था मुसोलिनी। इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? इटली से। इटली के ये तानाशाह थे, जिस प्रकार उत्तरी कोरिया का तानाशाह है ना किम जोन उन, उसी प्रकार से ये इटली के तानाशाह थे। अच्छा, ये इटली में पीएम पद पर कब यानी कि पीएम पद पर ये कब जो है क्या बोलें ग्रहण करते हैं, है ना? तो 1922 में। कभी कभी जुबान इधर उधर हो जाता है। तो 1922 में जो है अपने प्रधानमंत्री पद पर ये है ना ये अपने ग्रहण करते हैं। और मुसोलिनी ये इटली के तानाशाह थे, बस इतना ध्यान रखिएगा, इसका संबंध इटली देश से है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। बताइए अमर्त्य सेन को किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? तो कहिएगा सर अमर्त्य सेन नाम तो सर सुने हैं, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, इन्होंने सर किया क्या था जो इसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, हो सके आपको याद रह जाए तो याद रख लीजिएगा। सामाजिक चयन सिद्धांत इन्होंने, है ना, इस प्रक्रिया को इन्होंने लाया था। सामाजिक चयन सिद्धांत, क्या बोल रहे, प्रक्रिया सिद्धांत दोनों मिक्स कर दिए, देखिएगा, है ना। सामाजिक चयन सिद्धांत इन्होंने लाया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया। ये कब की बात है? कहिएगा सर जी 1988 में इसको मिला था। 1988 में इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसके 11 साल बाद कब? तो कहिएगा सर 1999 में इसको भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न। तो ध्यान रखिएगा, दोनों डेट आप याद रख करके चलिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? बताइए कौन सी वह गायन शैली है जो कि नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू होती है? कव्वाली है, दादरा, ठुमरी या गजल? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, ठुमरी की जो है शुरुआत कहें कहाँ से होता है? नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरुआत होती है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज का थोड़ा फर्क पड़ता है, एग्जाम में हो सके आपसे पूछ ले कि लोकप्रिय किसने बनाया? तो भाई नवाब वाजिद अली शाह ने। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से ठुमरी की शुरुआत होती है ना, ठुमरी गायन शैली है एक, तो इनकी शुरुआत होती है और वहीं से फेमस हो जाता है। तो पूछा जाए कि लोकप्रिय कहाँ से होता है या कौन करते हैं, तो नवाब वाजिद अली शाह किसके दरबार से शुरुआत होती है इसकी? तो नवाब वाजिद अली शाह। लेकिन पूछा जाए कि ठुमरी का आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कारक हो जाएंगे मेरे भाई, लिख लीजिए यदि नोट बना रहे तो, सादिक अली खान। कौन करते हैं? सादिक अली खान इसके आविष्कारक माने जाते हैं। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना। कहिएगा सर जी स्वराज पार्टी की स्थापना सर मोतीलाल नेहरू ने किया है। और इसके अलावा किसने? तो कहिएगा सर चित्तरंजन दास ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में चित्तरंजन दास तो सर नहीं है, तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्लस में आप ये लिख लीजिए यदि नोट बना रहे हैं तो चित्तरंजन दास ने भी इसका जो है ना, दोनों मिलकर के करते हैं। तो चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब की? हो सकता है डेट पूछ लिया जाए, तो 9 जनवरी 1923 को करते हैं। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डेट भी याद रख लीजिएगा और किसने किया, इन दोनों व्यक्तियों के नाम भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि इनकी आत्मकथा है, यानी ये आत्मकथा किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसका पूरा नाम हम नहीं लिखे हैं, पूरा नाम लिखेंगे तब आंसर पता चल जाएगा आपको। पूरा नाम पता है क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर टू कैंसर एंड बैक। तो कैंसर जैसे ही बोले आपको पता चल गया होगा, कहिएगा सर जी युवराज सिंह हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, है ना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर टू कैंसर एंड बैक। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर युवराज सिंह हो जाएगा। अच्छा, ये जो इसकी आत्मकथा है ये जारी कब होता है? तो हो सके तो डेट याद रख लीजिएगा, 19 मार्च 2013 को, 2013 को जो है इसकी आत्मकथा जारी होती है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर युवराज सिंह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर करेक्ट कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती? अच्छा, मध्य से का मतलब ये नहीं होगा कि एकदम उस राज्य के बीचों बीच से गुजर रहा है। मध्य से कहने का मतलब किस राज्य के टच में ये आता है।
तो कर्क रेखा किस किस राज्य के टच में आता है, पहले तो आप यही सीक्वेंस याद रख लीजिए। कर्क रेखा कहते हैं किसको, कहिएगा सर जी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ये किस किस राज्य से होकर गुजरता है, तो भारत में सबसे पहले ये गुजरात को टच करता है, तो ध्यान रखिएगा, हम लिखवा देते हैं यदि हो सके तो। कैसे, वैसे ये फेमस क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा। गुजरात हो जाएगा, सीक्वेंस से याद रखिएगा बस, है ना, पश्चिम से पूरब की ओर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ इसके बाद टच करता है, छत्तीसगढ़, इसके बाद ये टच करता है झारखंड को, झारखंड में क्या लिख दिए, हाँ झारखंड को, इसके बाद ये वेस्ट बंगाल को टच करता है, फिर ये बांग्लादेश से होते हुए आगे जाकर के ये त्रिपुरा और मिजोरम को टच करता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो देख लीजिए इनमें कौन सा राज्य वो नहीं है, तो कहिएगा सर जी बिहार ही, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिहार से होकर कहाँ गुजरता है कर्क रेखा, है ना। तो छत्तीसगढ़ तो यहाँ पर हम लिखवाया ही है, इसके अलावा झारखंड तो हो ही गया सर, त्रिपुरा से तो गुजरता ही है। इसके अलावा जितना भी लिखवाया है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये क्रम पूछा जाता है कई बार, तो सीक्वेंस में आप ध्यान रखिएगा, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और भारत को ये 2 बराबर भागों में बांट देता है कर्क रेखा। सवाल ये भी पूछा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कहिएगा सर जमुना, इसको यहाँ पर लिखा हुआ ही है ना, जमुना के नाम से। अच्छा एक यमुना है वो अलग चीज़ है, जमुना अलग चीज़ है, ध्यान रहेगा ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अच्छा बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ब्रह्मपुत्र को तो जमुना कहते हैं, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, यदि गंगा का बात किया जाए तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कहिएगा सर जी पद्मा के नाम से। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानता है, ये तो आप याद रख लीजिए। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इसी को, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को यदि पूछा जाए तिब्बत में, तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, कहिए सर जी तो सांगपो, तो सिर्फ सांगपो इसको पढ़ा जाता है, तो का उच्चारण छुप जाता है, तो सांगपो नदी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा सर जी सियांग या दिहांग, आप लोग पढ़े होंगे, सियांग कह लीजिए या फिर इसके अलावा दिहांग कह लीजिए, तो याद रहेगा। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रख करके चलिएगा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपका सवाल, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, यानी कि डीपीएसपी की बात ये कर रहा है ना। डीपीएसपी किस भाग के अंतर्गत आता है हमारे संविधान में, तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 में सर आता है। किस में आता है, भाग 4 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भाग 4 में आता है। लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यदि आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो अनुच्छेद भी लिख लीजिए, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में ये आता है। अच्छा इसको किस देश से लिया गया है, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशित तत्व जो लिया गया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा आयरलैंड, पूछा जाता है ये एग्जाम में, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इसको, ठीक है। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के। तो इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में आप सभी से यहाँ पर पूछ रहे हैं होमवर्क के रूप में, बताइएगा। कह रहा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, और ये जो आपका PYQ क्वेश्चन है, जितना भी करा रहे हैं, मतलब कि लास्ट में जो आपसे होमवर्क के रूप में पूछते हैं, लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होता है, ठीक है। तो बताइएगा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, है ना। सेशन थे, अशोक थे, सुकुमार सेन या फिर सुनील अरोड़ा। तो कमेंट करके बताना है। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और फ्री में PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।